हेलो दोस्तों, वेलकम टू शार्क नेटवर्क। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब भी आप थोड़े भी पैसे कमाते हैं तो आपके मन में सबसे पहला सवाल आता है कि पैसे को कहाँ पर लगाएं कि और ज़्यादा वो ग्रो हो। तो आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला शेयर मार्केट होता है, जिसे सीखने में समय लगता है, तो हमारी वीडियो देख के आप सीख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट, और तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्ट इन मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम रियल इस्टेट बेटर है या फिर शेयर मार्केट, आपको क्या सूटेबल है शुरू में, ये हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सो प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको क्लियरिफाई हो कि क्या चीज़ आपके लिए बेटर रहेगी। अब हम स्टेप बाय स्टेप कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे कि शेयर मार्केट बेटर है या फिर रियल इस्टेट। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कैपिटल। अगर आपके पास 5 से 10 लाख रुपए है तो आप नेचुरली रियल इस्टेट में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इस अमाउंट में रियल इस्टेट में कुछ नहीं आता है। हो सकता है कुछ अर्बन एरिया में, गांव में, कुछ खेत पे, पहाड़ पे कोई घर आपको मिल रहा हो 5-10 लाख में। बाकी इम्पॉसिबल है कि आप 5 से 10 लाख रुपए में रियल इस्टेट में स्टार्ट कर सकें। बल्कि शेयर मार्केट में आप 10 से 20 हज़ार रुपये में भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। भारत में एक आम इंसान को एक घर खरीदने में पूरा जीवन निकल जाता है, या तो वो इंस्टॉलमेंट पे लेता है तो 20-30 सालों तक इंस्टॉलमेंट ही भरता रह जाता है। तो उसकी जर्नी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वो अमाउंट बहुत बड़ा होता है। इसीलिए मैंने एक कैपिटल वाला पॉइंट सबसे पहले रखा। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि कैपिटल आपके पास इनफ नहीं है तो आपके लिए रियल इस्टेट का फील्ड काम नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है रिस्क। कई लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आपकी सोच गलत है। क्यों? क्योंकि जब भी आप रियल इस्टेट की कोई डील करते हैं तो वो बहुत बड़ी डील होती है। एक सिनेरियो से समझाता हूँ। लाइक आपके पास 20 लाख रुपए थे, आपने कोई 40 या 50 लाख की प्रॉपर्टी देखी, आपने 30 लाख का लोन लिया। हो सकता है कि आपको वो लोन उसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ना मिला हो, आपने अपने घर के डॉक्यूमेंट लोन के लिए गिरवी रखे और आपने 30 लाख का लोन लिया। हो सकता है कि किसी भी कारणवश आप इंस्टॉलमेंट न दे पाए हो, तो आप टोटली रिस्क में है, क्योंकि आपका घर भी आपके हाथ से जाएगा और उस प्रॉपर्टी जिसकी आपने इंस्टॉलमेंट नहीं भरी थी वो भी रिस्क पे जाएगी। तो ये एक बड़ी रिस्क है, क्योंकि अमाउंट भी बड़ा था। यहीं पर सिनेरियो 2 आपको बताता हूँ। अगर वही 20 लाख में से 10 लाख आपने कैश रिजर्व रखा अपने पास कि कोई भी इमरजेंसी आई तो आप उस 10 लाख को काम में ले सकें, और उस 10 लाख को आपने या तो म्यूचुअल फंड या फिर किसी ब्लू चिप कंपनी में डाइवर्सिफाई करके लगाया। डाइवर्सिफाई क्या होता है वो आप आई बटन में देख सकते हैं। तो इस तरह से डाइवर्सिफाई करके आप धीरे धीरे अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं बिना रिस्क के। यहीं पर रिस्क इसलिए भी है क्योंकि आप जब भी रियल इस्टेट की बात करते हैं तब आपके फादर आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं ज़मीन, कई बरसों बाद आप अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं कुछ 20-25-30 सालों बाद। मगर जब शेयर मार्केट की बात आती है तो आपको 1 साल में रिटर्न चाहिए। क्यों नहीं आप 20 से 30 साल किसी स्टॉक को होल्ड करते हैं, या फिर डाइवर्सिफाई करके होल्ड करिए। ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोई कंपनी 20-30 साल तक रहे या ना रहे, मगर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने 20 से 30 कंपनियों में रिसर्च करके पैसा लगाया है तो सारी कंपनी आगे जाके बर्बाद होगी, ये पॉसिबल नहीं है। तो रिस्क तो दोनों में है, मगर ज़्यादा रिस्क मुझे प्रॉपर्टी में दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्निंग सोर्स। जब एक बड़ी प्रॉपर्टी आप खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको एक लोन की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। तो अगर आपका अर्निंग सोर्स कोई अच्छी जॉब होगी तो आपको सैलरी स्लिप पे एक अच्छा लोन मिल जाएगा। मगर यहीं पर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर है, लाइक कुछ लोकल काम करते हैं, तो आप एक लोन नहीं ले पाएंगे। इसलिए अर्निंग सोर्स पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा फील्ड आपके लिए बेटर है, कौन सा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी है, यह आपके अर्निंग सोर्स पर भी डिपेंड करता है। तो ये हो सकता है कि आप कभी कम कमाते हैं, कभी ज़्यादा कमाते हैं, तो आप एफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि कंटिन्यू एक इंस्टॉलमेंट आप भर सके। इसलिए रियल इस्टेट आपके लिए नहीं है। रियल इस्टेट सिर्फ उसी के लिए जो कंटिन्यू इंस्टॉलमेंट भर सके या फिर जिनके पास बड़ा पैसा है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है ट्रांसपेरेंट रेट्स। आपने कई बार देखा होगा कि सेम एरिया में रियल इस्टेट की रेट अलग अलग है। कई चीज़ों पर यह डिपेंड करता है कि जो उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है वो किस रेट में बेचना चाहता है। सेम वॉल पे अटैच दोनों तरफ की प्रॉपर्टी की रेट अलग अलग हो सकती है, भले उसका एरिया की साइज़ सेम हो, और वो किस दिशा में है,
उस एरिया में किस तरह की कास्ट के लोग रहते हैं, किस तरह की वो कॉलोनी है, वहाँ पर कौन सी सुख सुविधाएं पास में है, स्कूल कॉलेज, सब चीज़ों को देखकर ही रेट डिसाइड होती है। और ये सब डिपेंड करता है कि जो सेल करना चाहता है वो किस रेट में सेल करना चाहता है। अगर कोई इमरजेंसी में सेल करता है तो अक्सर ये देखा जाता है कि वो प्रॉपर्टी कम रेट में जल्द से जल्द उससे निकलना चाहता है, इसलिए वो कम रेट में भी दे देता है। तो ये ट्रांसपेरेंट रेट्स नहीं हुई, बल्कि शेयर मार्केट में हर समय रेट सबके लिए समान है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉलेज। कई बार में सुनने में आता है कि कोई पर्सन बोलता है कि यार शेयर मार्केट सीखने के लिए बहुत नॉलेज चाहिए, मैं ये इतना पढ़ नहीं पाता हूँ, समझ नहीं पाता हूँ। और यही बात अगर रियल इस्टेट की आती है तो पूरा प्रोसेस समझिए कि वो नॉलेज गेन करता है या नहीं, ये आप डिसाइड करेंगे। लाइक अगर किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसका बजट है 50 लाख रुपए, तो वो कई एरिया में जाता है, बोर्ड देखता है कि ये प्रॉपर्टी सेल पे है, उससे कॉल लगाता है, उससे मिलने जाता है, फिर कई प्रॉपर्टी डीलर से वो मिलता है, कई प्रॉपर्टी विजिट करता है। उसके बाद मान लो उसे 2 प्रॉपर्टी समझ में आई तो वो अपने रिलेटिव 2-3 एजेंट से और वो मिलेगा और राय मशवरा करेगा कि यार ये सही है या नहीं जो मैं देख रहा हूँ। उसके लिए कई लोग उसे सजेस्ट करेंगे कि यार तू पूरा सर्वे नहीं कर पाएगा, इसलिए तू लोन ले ले। लोन अगर लेते हैं तो वो पूरी छानबीन बैंक करता है कि वो प्रॉपर्टी सही है या नहीं, जिससे सेफ्टी पॉइंट उसके पास आ जाता है। ये पूरा सर्वे उसने किया, उसके पास फिर भी नॉलेज नहीं था, मगर उसने पूरी बुद्धि लगा के आसपास से पूरा सर्वे किया, तभी उसने परचेज़ किया। और यहीं जब स्टॉक मार्केट की बात आती है तो एक रैंडम यूट्यूब पे वीडियो देखी जिसमें किसी बंदे ने बोला था कि ये स्टॉक गारंटेड 6 मंथ में डबल होगा, और वो वीडियो देखते ही वो अगले दिन मार्केट ओपन होता है और कुछ पैसा उसमें लगा देता है। तब उसने कोई सर्वे नहीं किया, इसीलिए स्टॉक मार्केट बदनाम है कि यहाँ पर पैसा डूबता है और यहाँ पर नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि नॉलेज की रिक्वायरमेंट बहुत साइड हुई। मगर जब 50 लाख रुपए कोई लगाता है तो बहुत रिसर्च करता है, कई लोगों से राय लेता है, मगर जब बात शेयर मार्केट की आती है तब अमाउंट छोटा होता है, इसीलिए वो बिना सर्वे किए ही किसी भी स्टॉक में एंटर हो जाता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जब शेयर मार्केट में भी 50 लाख किसी एक स्टॉक में लगाएंगे तो शायद 1-2 सालों तक आप सर्वे करेंगे। तो नॉलेज बोथ साइड मस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम प्रोसेस। जब रियल इस्टेट में आप कुछ भी परचेस करते हैं या सेल करते हैं तो बहुत टाइम आपको लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस इसमें है, क्योंकि जब आप सर्च करते हैं तो बहुत दिन आपको सर्च करने में लगता है किसी प्रॉपर्टी को, और डन होने के बाद आप लंबे प्रोसेस तक इंस्टॉलमेंट भी भरते हैं, और जब सेल करने का समय आता है तब भी आपको एक बायर ढूंढना होता है, और कई दिनों तक प्रॉपर्टी दिखाने के लिए आपको बार बार प्रॉपर्टी को विजिट करना होता है, और फिर रजिस्ट्रार के चक्कर भी आपको काटने पड़ते हैं, एजेंट्स के चक्कर काटने पड़ते हैं, बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं। ये सब रियल इस्टेट में होता है। यहीं पर स्टॉक मार्केट में आपको मिनटों में यह काम हो जाता है, और एक वन टाइम जब अकाउंट ओपन करते हैं तब सिर्फ अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद बाय और सेल पर सिर्फ 1 क्लिक पर आपका ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो विद इन अ सेकेंड और ईयर्स ऑफ टाइम, इतना बड़ा एक डिफरेंस इन दोनों फील्ड में और भी है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है प्राइस फॉल। ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि लोग ये समझते हैं कि सिर्फ शेयर मार्केट में ही प्राइस ड्रॉप होता है, कि मार्केट कभी भी गिर जाता है। ये एक शॉर्ट पीरियड में बात सही हो सकती है, मगर एक लॉन्ग पीरियड में अच्छे शेयर हमेशा ऊपर की तरफ ही जाते हैं। और मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी के केस में भी कई बार ऐसा होता है कि प्राइस ड्रॉप होती है। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस किस सिनेरियो में प्रॉपर्टी की प्राइस भी ड्रॉप हो सकती है। फर्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि किसी घर में रहते हुए कई लोगों की दुर्घटना हुई है, तो एक अंधविश्वास उनके मन में आ जाता है कि यार इस घर में किसी का साया है, इसीलिए यहाँ पर रहते हुए कई लोगों की मृत्यु हुई है। ऐसा आपने कई बार सुना होगा कि कोई 50 लाख की प्रॉपर्टी है मगर कोई 30 लाख में बेच के जा रहा है। जब आप रिसर्च करेंगे तब पता चलेगा कि वहाँ पर किसी का साया है या भूत है या प्रेत है। इन चीज़ों को आप नहीं मानेंगे, मगर आप ये भी नहीं चाहेंगे कि इतना बड़ा एक अमाउंट लगाने से पहले आप किसी प्रॉपर्टी को इसलिए ले लें कि वहाँ पर इस वजह से वो सस्ता है, तो इस वजह से भी एक प्राइस ड्रॉप हो सकता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आता है कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ अगर किसी एरिया में स्टार्ट होती है, जैसे कुछ बार या
लीकर इस तरह का कुछ काम होता है या फिर प्रोस्टिट्यूशन का काम होता है, तब आपके बच्चे अगर आपके साथ रहते हैं तो आप पर एक गलत इम्पैक्ट उसका जाता है। तो जब भी ऐसी एक्टिविटी किस एरिया में स्टार्ट होती है तो वहाँ से जो भी फैमिली पर्सन्स होते हैं वहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हैं, तब उस एरिया में प्रॉपर्टी की प्राइस ड्रॉप होती है। थर्ड सिनेरियो मैंने एक्सपीरियंस किया था एक जगह। कई बार ऐसा होता है कि कोई पावरफुल गवर्नमेंट ऑफिसर आपके नज़दीक वाले घर में होता है, तब अगर आपकी उससे नहीं बनती है तो कई बार अपने पावर का उपयोग करते हुए कि ये रैंप सही नहीं बना हुआ है, यहाँ पर नॉर्म्स है कि आपको इतना फिट आगे छोड़ना होगा, साइड में हवा रोशनी के लिए इतना फिट छोड़ना होगा, तो इस तरह से वो आपके साथ मिसबिहेव करता है, तब भी आप उससे परेशान होकर वो घर खाली करते हैं और इस केस में भी रियल इस्टेट की प्राइस ड्रॉप होती है। और एक सिनेरियो और भी है कि आपको एजेंट ने झूठे सपने दिखाकर कुछ बताया कि यहाँ पर इस तरह का प्रोजेक्ट आएंगे पास में, और इस तरह से प्रॉपर्टी की प्राइस उस समय तो बढ़ी, मगर जब रियलिटी 1 से 2 सालों बाद आपके सामने आई तब प्राइस ड्रॉप पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है चार्जेस। ये जो आप स्क्रीन पर सारे चार्जेस देख पा रहे हैं वो आपको जब भी रियल इस्टेट बाय करेंगे तो ये आपको देने होंगे। ये सब स्टेट टू स्टेट वरी करते हैं चार्जेस, मगर राउंड में 5 से 10% चार्जेस तो आपको देने ही होंगे। ये चार्जेस है स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, ब्रोकरेज, जीएसटी, मेंटेनेंस फ़ी, पार्किंग चार्जेस, और अगर लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट, फाइल चार्जेस, इन सब तरह के चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे जब भी आप रियल इस्टेट को ऑन करने की सोचेंगे। तो दोस्तों 5 से 10% चार्जेस कम नहीं होते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म में अगर 5 से 10% देते हैं तो आपको चलेगा, मगर आप अगर फ्लिपिंग करते हैं कि ये प्रॉपर्टी लेके ये बेच दूँ, ये खरीद लूँ, ये बेच दूँ, तो कंटिन्यू आप 5 से 10% एफर्ट नहीं कर पाएंगे। यहीं पर अगर शेयर मार्केट की बात करें तो आप कितना भी बड़ा अमाउंट हो आपको अराउंड 1% ही चार्जेस देने हैं। 1% में बहुत तरह के चार्जेस इंक्लूड हो गए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शेयर मार्केट में सबसे बड़ा चार्ज ब्रोकरेज होता है। इसी को सुविधाजनक बनाने के लिए डिस्काउंट ब्रोकर एग्जिस्टेंस में आए थे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप डिस्काउंट ब्रोकर अप स्टॉक पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिसके चार्जेस काफ़ी कम हैं। तो इस चार्जेस को तो आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है एसटीटी, ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेबी चार्जेस, जीएसटी और स्टाम्प ड्यूटी। ये सब चार्जेस आपको कंबाइंड कर भी 1% ही देना होगा। तो चार्जेस के मामले में बहुत ही विन विन सिचुएशन में शेयर मार्केट है। और सबसे आखिरी पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे हिसाब से यही है, रेंटल इनकम वर्सेस डिविडेंड इनकम। आपने अक्सर सुना होगा कि प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम भी होती है। यह सच बात है कि रेंटल इनकम होती है, मगर एक प्रोस्पेक्टिव मेरा है इसमें जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि माना कि वो रेंटल इनकम आपको देता है 1 से 2%, मगर मेंटेनेंस चार्जेस कहाँ गए? आप एक जब नई बिल्डिंग होती है तो माना उसमें मेंटेनेंस नहीं होता है, मगर जब एक बिल्डिंग को बनाने की जो कॉस्ट लगती है, मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ वही रेंटल इनकम में आपको आती है। जब 30 से 40 साल बाद उसमें मेंटेनेंस आएगा तो जो भी आपने अर्न किया उसका 50% पैसा उसको मेंटेन करने में चला जाएगा। और दूसरी बात, मेंटेनेंस कॉस्ट शुरू में नहीं आती है, मगर जब बिल्डिंग की कॉस्ट पुरानी होती है तब उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। यहीं पर डिविडेंड इनकम में आप कंटिन्यू डिविडेंड के थ्रू इनकम कमा सकते हैं और उस पर कोई मेंटेनेंस चार्जेस आपको नहीं देने हैं। आपको रेंटल इनकम में भी और डिविडेंड इनकम में भी इनकम टैक्स तो दोनों में ही देना है, मगर उसमें इनकम टैक्स देने के बाद भी आपको मेंटेनेंस कॉस्ट देनी है। और दूसरा पॉइंट इसमें मेरा इसी पॉइंट में यह है, कई बार आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि रेंट हर ईयर इंक्रीज होता है 8 से 10%। क्या वाकई में ऐसा होता है? आप जब अपने आसपास जाकर पूछेंगे कि पापा या कोई रिलेटिव जिसने किसी को रेंट पे दिया है, जब आप जाके पूछेंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि 8 से 10 साल हुए हैं मगर आपका रेंट डबल भी नहीं हो पाया है। अगर 8 से 10% बढ़ता तो आज रेंट तो कई गुना हो चुका होता, मगर ऐसा नहीं हुआ है। तो आपको रियलिटी चेक करनी चाहिए, ना कि किसी रैंडम वीडियोस में ये बताया है कि 8 से 10% रेंटल यील्ड बढ़ती है हर ईयर, मगर ऐसा रियल में नहीं होता है।
अगर इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो आप एक कंक्लूजन पे आए होंगे कि क्या चीज़ बेटर है, रियल एस्टेट बेटर है या फिर शेयर मार्केट। जो भी निर्णय पे आप आए हैं वो आपका निजी फैसला होगा। धन्यवाद।